नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी ने स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। लगभग 1000 छात्राओं को डिग्रियां बांटी गई। सीएम धामी की जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान में लोगों को मिल रही भागीदारी। प्रदेश के 13 जिलों में अब तक 630 कैंप आयोजित। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की उठाई मांग। देहरादून में 34 बेटियों की बाधित शिक्षा को मिली फिर नई उड़ान। पैरालाइज्ड पीड़ित माता पिता की बेटियों को मिली मदद। 15 दिनों के भीतर हुई कई हत्या की वारदातों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। आईजी राजीव स्वरूप बोले, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी। विकास नगर में सीएम हेल्पलाइन शिकायत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 10 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वाह नेताजी, आपने तो कमाल कर दिया। विकास की बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे दावे और जनता से किए गए वो लुभावने वादे सब के सब हवा हो गए। जनता ने आपको चुनकर दिल्ली भेजा था ताकि आप उनकी बदहाली दूर करें, लेकिन आपने तो विकास के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखा दिया। रिपोर्ट देखिए। विकास की ये तस्वीर डराने वाली है। आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन द्वारा निकाली गई जानकारी ने शासन की नींद उड़ा दी है। उत्तराखंड के 8 सांसदों को कुल 95.90 करोड़ की सांसद निधि मिली थी, लेकिन साहब खर्च हुए सिर्फ 18%। यानी विकास की तिजोरी पर ताला लटका है और चाबी कहीं खो गई है। अब सुनिए इस सुस्ती का असली खेल की कहानी। उत्तराखंड के सांसदों ने 232 काम प्रस्तावित किए, लेकिन मजाल है कि अधिकारियों ने उन्हें मंजूरी दी हो। 87 काम तो ऐसे हैं जो कागजों पर पास होकर भी जमीन पर शुरू तक नहीं हुए। सबसे ज्यादा निराशा अनिल बलूनी ने दी है, जिनका विकास खर्च शून्य है। वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टम्टा का खर्च 1% भी नहीं पहुंच सका। अगर लाज बची है तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल 47% और लोकसभा में अजय भट्ट 18% की बदौलत। बाकी तो बस सांसद होने का तमका लेकर विकास को फाइलों में कैद किए बैठे हैं, जिस पर विपक्ष ने कई सवाल भाजपा सरकार के सांसदों के कामकाज को लेकर खड़े कर दिए हैं। अब भाजपा इन सांसदों का बचाव करती नजर आ रही है। हमने पूछा कि भाई सांसद हैं हमारे, जो लोकसभा के सांसद हैं 5 और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि जो उन्हें आवंटित हुई है उसका खर्च कितना किया है। तो जब ये सूचना ग्राम में विकास आयुक्त, इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का, तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें यह है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा, तो 95.90 यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुई। और उसमें से भी जो सांसद कार्य प्रस्तावित कर रहे हैं तो वो अधिकारी कुंडली मार के बैठ जा रहे हैं, उसमें से 232 कार्य जो है अधिकारियों द्वारा ही स्वीकृत नहीं किए। देखिए, प्रदेश में जो स्थितियां निकल करके आ रही हैं, हम अक्सर देख रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से खुलासा भी हो रहा है कि सांसद निधि खर्च करने में उत्तराखंड के सांसद फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और विधायकों की कमोबेश स्थितियां यही हैं कि वो अपने विधायक निधि को भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि चुनाव के बाद जो नेता हैं उनका जनता से संपर्क कट जाता है। वो ज़्यादातर अपने पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जनता के बीच जाना आना उनका नहीं हो रहा है। जब आप जनता के बीच में जाएंगे तभी आपको जन समस्याओं के बारे में पता लगेगा। देखिए, प्रत्येक सांसद जो हमारे हैं उन्होंने अपने प्रस्ताव वहाँ से ग्राम समिति से मंगाए हैं। किसी कारण से विलम्ब हुआ होगा। हम समझते हैं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए और क्या किस प्रकार से अपने निधि का दुरुपयोग किया, हम उस निधि का सदुपयोग करना चाहते हैं। सही स्थान पर उस निधि का सदुपयोग हो और जनता के मांग के अनुरूप उस निधि का सदुपयोग हो, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें विलम्ब जैसी कोई बात नहीं है, हम कंजूसी जैसी भी कोई बात नहीं है। हम पूरा का पूरा हमारा सांसदों का जो सांसद निधि है उसको जनता के बीच में जनता की भावनाओं के अनुरूप खर्च कर रहे हैं। आरटीआई जानकारी के मुताबिक
दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा यानी कुल 8 सांसदों को 95.90 करोड़ की सांसद निधि आवंटित हुई है। इसमें 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों को 24 से 25 और 2025 से 26 के लिए, जबकि 46.90 करोड़ 3 राज्यसभा सांसदों को उनके कार्यकाल के शुरू होने से दिसंबर 2025 तक आवंटित हुए हैं। उत्तराखंड के सांसदों के वर्तमान कार्यालय में पूर्ण कार्यों पर कुल 7.08 करोड़ और जारी अधूरे कार्यों पर दिसंबर 2025 तक कुल 10.65 करोड़ की धनराशि खर्च हुई है, जो कुल आवंटित धनराशि का 18% है, जिसको लेकर अब कांग्रेस सहित अन्य दलों ने भाजपा सांसदों की निधि खर्च की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। साथ ही भाजपा सरकार कांग्रेस के समय पर सांसदों के खर्चों का हिसाब विपक्ष से मांग रही है। देखिए, सांसद और विधायक निधि, मैं समझता हूं कि इन योजनाओं की इस रूप में समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जिस वर्ष के लिए वो सांसद या विधायक निधि आवंटित की जाती है उसका उसी वर्ष में उपयोग सुनिश्चित किया जाए। चूंकि इस निधियों का तमाम लोग अपने सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जनता के विकास के कार्यों के प्रति जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो मैं मानता हूं कि ये सब इसी तरह के मामले हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य हों, चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, यहाँ उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य हों। मैंने बतेरे ऐसे मंत्रीगणों को देखा जिन्होंने 18-18 करोड़ रुपए सांसद विधायक निधि बचाई हुई है, और उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि अब अगले साल हमारी लॉटरी लगने वाली है, अगले साल मंत्री जी हमको 10-10 लाख रुपए एक एक कार्यकर्ता को विधायक निधि देने वाले हैं। सांसद निधि को लेकर के कांग्रेसी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। भाजपा के सांसद बहुत अच्छे से जानते हैं कि सांसद निधि को कब और कहां खर्च करना है, और निश्चित रूप से हर सांसद अपनी पूरी सांसद निधि विकास कार्यों में खर्च करेगा। कांग्रेस के सांसद और विधायकों की तरह कोई भी अपनी सांसद निधि छोड़ के जाने वाला नहीं है, और वैसे भी आगे भी बीजेपी के ही सांसद आने वाले हैं। अगर कहीं छूट भी जाएगी तो उसका भी सदुपयोग कर लिया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने हर बार वर्तमान बीजेपी सरकार को हर मुद्दों पर घेरा है, और ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जहां पर उत्तराखंड के 5 सांसद और जो राज्यसभा के भी सांसद मिलाकर जो 8 हमारे वहां पर सांसद हैं, उनकी जो निधि है मात्र 10 से 15% खर्च हुई है। जबकि सुनने में ये है, और बिल्कुल ये भी आरटीआई की खबर है, कि जिसमें ये सांसद निधि बाहर के प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में खर्च हो रहा है, जो बड़ा दुखद है। इससे स्पष्ट है कि जनता के प्रति हमारे उत्तराखंड की जो वर्तमान सरकार है या सभासद है, सांसद है, ये गंभीर नहीं है, बल्कि ये अपने कार्यकाल को पूरा कर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसीलिए ये सांसद निधि को इधर उधर के खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, और उत्तराखंड के विकास में ये काम नहीं आ रहे हैं। ये आंकड़े महज नंबर नहीं है, ये उत्तराखंड की उस उम्मीद का गला घोटना है जो जनता ने वोट देते समय पाल रखी थी। अगर 232 काम अधिकारियों की मेज पर अटके हैं तो सवाल उठता है कि हमारे राज्य के सांसदों का अपने ही सिस्टम पर कितना प्रभाव है। क्या अधिकारी बेलगाम हैं या सांसद खुद विकास को लेकर गंभीर नहीं है? जब तक 95 करोड़ का ये फंड फाइलों से निकल कर पहाड़ों की सड़कों और स्कूलों तक नहीं पहुँचेगा, तब तक देवभूमि का विकास सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। शासन को जवाब देना होगा और सांसदों को अपनी छोड़नी होगी, वरना आने वाले वक्त में जनता अपने वोट की चोट से इन आंकड़ों का हिसाब जरूर चुकता करेगी। काशीपुर से अजहर मलिक के साथ उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के जंगलों में गर्मी के मौसम में होने वाली वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग ने तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके चलते वन कर्मियों को प्रशिक्षण देकर वनाग्नि की घटनाओं पर किस तरह से काबू पाया जाए और वनाग्नि को बढ़ने से रोका जाए, उसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज कालसी में कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से 15 जून तक का जो कार्य टाइम पीरियड होता है, वो उसे वन विभाग वनाग्नि काल के तौर पे देखता है, और इस बार भी कल 15 फरवरी से वनाग्नि काल ही प्रारंभ होने वाला है।
जिसमें आप सबको मैं कालसी वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए जितनी भी चीज़ें तैयार की जाती हैं। जैसे कि मैं सिविल स्वयं में हूँ और कालसी प्रथम रेंज में हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि वन अग्नि सुरक्षा हम लोगों का सिर्फ एक फॉरेस्ट वालों का दायित्व नहीं है, सभी का है, क्योंकि जंगल तो पूरे लोगों का है। हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश सिर्फ अकेले की नहीं होती। खबर गदरपुर से। प्राचीन शिव मंदिर रामबाग में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगने वाले भव्य शिवरात्रि मेले का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। मेले का उद्घाटन गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने फीता काट कर किया और रामबाग स्थित शिव मंदिर इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। दूर दराज से आए श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सात दिन में हरिद्वार से वापस आए हैं। 5 दिन पैदल चलते चलते हो गए और 2 दिन हरिद्वार में घूमे। गंगा मैया की कृपा से सही सलामत अपने भोले के पास में हम पहुंच गए यहाँ गंगा जल चढ़ाने के लिए। 300 वर्ष जैसा कि आपने बताया, 350 वर्ष आपका पूर्व यहाँ के जो वर्तमान पुजारी हैं श्री चंदू सिंह जी, इनके आपका परदादा श्री भागवंत सिंह जी को जो है यहाँ पर शिव मंदिर होने का आभास हुआ था। और चूंकि यहाँ पर वर्षों पहले आबादी बुक्सा जनजाति जो है बहुल आपका ये क्षेत्र हुआ करता था, उन्हीं के द्वारा गायों को चराने के दौरान जो है इस शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। ऐतिहासिक शंकर भगवान का मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पुरातत्व विभाग भी इस खोज में लगा हुआ है कि इसके शिवलिंग का रहस्य क्या है। तो ये ऐतिहासिक मेला है और ये बुक्सा जनजाति की बहुत बड़ी पहचान है। और आज की परिस्थितियों में बुक्सा समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग इसको मिलजुल कर इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रति वर्ष शिवरात्रि के यहाँ मेला लगता है। और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आज देहरादून के जॉली ग्राउंड में कोर कमेटी की बैठक चल रही। बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कोर कमेटी की बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, विधायकों के हालिया इंटरनेशनल सर्वे पर चर्चा के साथ अन्य कई योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए बताया कि बैठक में जेपी नड्डा का मार्गदर्शन प्राप्त कर निश्चित ही प्रदेश भाजपा को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। माननीय केंद्रीय मंत्री नड्डा जी का, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का उत्तराखंड में स्वागत है और 2027 के चुनाव के संदर्भ में आज हमें नड्डा जी का सानिध्य प्राप्त होगा। और ये निश्चित मानिए कि उत्तराखंड के हित को लेकर, उत्तराखंड के विकास को लेकर, उत्तराखंड की भविष्य की योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा विकल्प है जो युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। और बाजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन की नींद आखिरकार टूटी। एसडीएम अमृता शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और परिवहन विभाग ने NH 74 पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इसमें 9 वाहनों को सीज और 26 का चालान किया गया। हालांकि ये कार्रवाई स्थानीय लोगों के लिए राहत तो लेकर आई है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, लगातार इस तरह की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वाहन जो है वो ओवरलोड चल रहे हैं, कुछ नंबर बिना वाहन नंबर प्लेट के भी चल रहे हैं। तो इसी के क्रम में आज एक ये संयुक्त अभियान चलाया गया। इससे पूर्व भी एक दिन संयुक्त अभियान चलाया गया था, आज ये दोबारा चलाया जा रहा है। और आज सुबह से ये जो अभियान चलाया गया है, इसमें लगभग 9 वाहन अभी तक सीज किए जा चुके हैं और 26 वाहनों का चालान किया जा चुका है। और अभी आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह से लगातार जारी रहेगी, ताकि जन सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। तो जन सुरक्षा के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहे। और खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में कश्मीर के पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में जवानों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया और उनकी वीरता को नमन किया। उन्होंने संकल्प लिया कि शहीदों के सपनों को साकार करने और देश की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से
अपना कर्तव्य निभाएं। आप सभी जानते हैं, सारे देशवासी जानते हैं कि 2019 में 14 फरवरी के दिन कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आज हम उनकी स्मृति में ही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अल्मोड़ा शहर के गांधी पार्क में यह समारोह आयोजित किया गया है। इसके द्वारा हम देश को संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर परिवार का कोई भी गुजरता है तो उसकी लोग याद करते हैं, और जो जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, कुर्बानी दी है, अपनी जान दी है, तो उनको हम याद कर रहे हैं। हम अल्मोड़ा वासी याद कर रहे हैं, अल्मोड़ा के सभी निवासी याद कर रहे हैं, नेता अभिनेता और पैरामिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देहरादून में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले समय में पुलिसिंग के तरीके में सख्ती और संवेदनशीलता दोनों दिखाई देगी और हाल के दिनों में शहर में अपराध की घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर बनी चिंता की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन रणनीतिक बदलाव की तैयारी में है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। एज एन एसएसपी हरिद्वार से मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र आया हूँ और निश्चित तौर पे देहरादून, क्योंकि मैं पूर्व में भी यहाँ रहा हूँ, देहरादून में कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक हमेशा से पिछले काफ़ी टाइम से एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। और देहरादून के जॉली ग्रांट के निजी होटल में भाजपा प्रदेश कमेटी की ओर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद अध्यक्षता कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक के मुख्य बिंदुओं को पत्रकारों से साझा किया और बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसके साथ 5 सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री सहित 14 लोग शामिल हुए। इकाई तक हमारी बन चुकी है। अभी हमारे मोर्चे भी लगभग पूर्ण हमने गठित कर दिए हैं, उसकी हमने चर्चा कोर कमेटी में की है। मोर्चे गठन का संयुक्त मोर्चा बैठक, ये भी हम मार्च के फर्स्ट वीक जो हमारा बजट सत्र चलेगा उसी तिथियों के आसपास हम ये मोर्चों की संयुक्त बैठक भी करेंगे। मोर्चों के कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं चुनाव की दृष्टि से क्या क्या होंगी, उन श्रृंखलाओं का कार्यक्रम का स्वरूप उस बैठक में निश्चित होगा। और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इनके कार्यक्रम श्रृंखला बढ़ेगी। खासतौर पर नव मतदाता जागरण के लिए उसकी हम रचना करेंगे। SIR के संदर्भ में हमारे BLA 2 तक का गठन हमने लगभग 80% हमारा पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पे रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़े साइबर परीक्षा घोटाले का खुलासा करते हुए देहरादून स्थित MKP कॉलेज देहरादून में संचालित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई की। यह मामला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मल्टी लेवल टास्किंग ग्रुप C क्लास 4 परीक्षा से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर तकनीकी छेड़छाड़ कर परीक्षा को रिमोट तरीके से हल कराया जा रहा है। और जांच में सामने आया कि महादेव डिजिटल सेंटर नामक परीक्षा केंद्र के सर्वर रूम में जमीन के नीचे बने एक गुप्त स्थान में राउटर, कनेक्टर और एथरनेट केबल्स का जाल बिछाया गया था। और जो ये सारा कनेक्शन करने वाले ये फेल होता है कि लॉग दूसरे वाले लैपटॉप में हो रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस STF ने जो है कल एक बड़ा मामला जो है जो परीक्षा में फेक तरीके से जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा था, महादेव डिजिटल सेंटर जो है, ये MKP कॉलेज देहरादून में ये सेंटर था, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है मल्टी लेवल टास्किंग जो है ग्रुप C जो है क्लास 4 की परीक्षाएं हो रही थी। तो इसमें किस तरीके से जो ऑनलाइन परीक्षाओं को जो है उसको फेक जो है IP एड्रेस को बाईपास करते हुए जो कैंडिडेट तो सही थे उनके, लेकिन किस तरीके से सिस्टम को जो है सैबोटाज किया गया, बाईपास किया गया। और अल्मोड़ा में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय सत्र में विज्ञान
और प्रौद्योगिकी आधुनिक विषयों पर मंथन हुआ। विशेषज्ञों ने स्टेम लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D, जैव विविधता, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल तकनीकों पर चर्चा की और युवाओं को विज्ञान के माध्यम से स्वरोजगार और नवाचार के अवसरों के लिए प्रेरित किया। नहीं, ऐसे है कि हमारा साइंस सेंटर तो थोड़ा अलग है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट का है। और हम बेंगलोर में क्यूरियोसिटी साइंस डिस्कवरी सेंटर का डायरेक्टर और ओनर हूँ, मेरा हस्बैंड के साथ अनिल चिनाया। मैं खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने हमको साथ में बुलाया, क्योंकि हम सब का विजन एक ही है कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं, साइंस को कैसे आगे करना हमारे देश में। हमारे देश का एक डेमोग्राफिक बल्ज है अभी। जो हमारा इसमें विषय है 3D कंटेंट फिल्म्स का, और जो नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चीज़ होती हैं, जैसे डोम थिएटर हो गया, इमर्सिव थिएटर हो गया, AR हो गया, VR हो गया, उन सब को लेके कैसे साइंस के बच्चों को सिखा सके। मोर इम्पोर्टेंटली कंटेंट जो इंडियन हो, कि हिंदुस्तानी कंटेंट हो, इंडिया के बारे में सीखे, इंडियन साइंस के बारे में सीखे, उसको लेके हमने प्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, मैं देवभूमि उत्तराखंड में हूँ। यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस उद्देश्य के कारण हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं, जो विज्ञान केंद्र हैं जितने भी हमारे देश में, और वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, और आगे आने वाले समय में हमारी क्या रूपरेखा होगी, इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी जो डिस्कशंस हैं यहाँ पे बहुत ही इंटेंसिवली हो रही है। ओडोईवाला के जॉली ग्रांट में स्थित स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की और मेडिकल, पैरामेडिकल सहित तमाम विषय के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दसमाना ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को संस्थान की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट किए। और मुझे आज बेस्ट नर्सिंग अवार्ड मिला है, क्योंकि मैंने सारे 4 साल में टॉप करा था, और ये मेरा आज बहुत बड़ा डे है, और ये सक्सेसफुल हुआ है मेरी फैमिली की वजह से और मेरे टीचर्स की वजह से, एंड होल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली एंड टीचर्स। आगे क्या मोटिव रहने वाला है? आगे मोटिव यही है कि मैं फर्दर आगे और अच्छा अचीव करूँ। आगे अगर मैं फर्दर हायर एजुकेशन में जाती हूँ तो उसमें भी ये मुझे आज अवार्ड मिला है, आगे भी मिला है। देखिए, ये दिन तो बच्चों का है, कैंपस में उत्सव हो रहा है, बच्चे झूम रहे हैं, उनकी मेहनत का आज फल उनको मिला है, उनको डिग्री मिली है। तो ये बच्चों का फंक्शन है, बच्चों की विश्वविद्यालय बच्चों के लिए होता है, और उन बच्चों की खुशी में हम शरीक हो रखे हैं। तो बहुत बड़ा दिन है बच्चों के लिए भी और विश्वविद्यालय के लिए। और मैंने यहीं से MBBS की थी, इसी इंस्टीट्यूट से, और अभी मुझे MD की डिग्री मिली है, MD साइकेट्री में, और बहुत खुशी का माहौल है। हमारे पेरेंट्स भी आए हैं, बहुत अच्छे से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, एंड सभी को थैंक यू सो मच। आगे क्या मोटिव रहने वाला है? आगे मोटिव ये रहने वाला है, पहले तो बहुत लोगों को सर्व करना है, बैक टू अपने उत्तराखंड में ही रहना है सबसे पहले तो मुझे, और उत्तराखंड में कम है साइकेट्रिस्ट, आगे हमें प्रमोट करना है साइकेट्री को फील्ड में भी और मेडिकल साइंस को हर उससे। और खबर डोईवाला से, जहां JP नड्डा और पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला के जॉली ग्रांट स्थित स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यगण, सभी आए हुए, सभी अतिथिगण, मैं देख रहा हूँ अनेक अनेक संस्थाओं से बहुत सारे हमारे महानुभाव पहुँचे हैं, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों का और आपके सभी अभिभावकों का भी आज मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, और अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से हमारे सहज, सरल और जिनके नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऐसी सादगी और विनम्रता के प्रतीक, दृढ़ संकल्प के धनी हमारे मार्गदर्शक। क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैव बीन मेंटेन्ड। ये छोटी घटना नहीं है। 50,000 इंस्टीट्यूशंस हैविंग द बेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। और हमारा टारगेट है कि हम आने वाले समय में 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को एनक्वास करेंगे, उनको हम पूरा करेंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए पेशेंट सेंट्रिक जिस तरीके से काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो उसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ एक ही बात और अंत में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और आप लोगों ने बहुत मेहनत करके ये डिग्री हासिल की है। पहली बात तो ध्यान में रखिएगा हमेशा अपने आप को, क्योंकि दसमाना जी बार बार कह रहे थे अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो। बात बहुत सही कह रहे थे। हम सब लोग दुनिया से सर्टिफिकेट मांगते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, दुनिया से सर्टिफिकेट मांगना छोड़ दो, अपने से अपने को सर्टिफिकेट देना शुरू करो। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।